अब साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है? और काफ़ी सारे छोटे-छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आज वो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैंने फ्रीक्वेंटली ऑब्ज़र्व की हैं सर्वर में। लोगों को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता या लोग एक बबल में ट्रैप्ड हैं उन चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो मैं आज मोस्टली उन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा ताकि आप लोगों का जो एक शेल है जिसमें आप लोग रह के ट्रेड करते हैं, आप उस शेल से बाहर आएँ और आप लोगों को पता लगे कि ट्रेडिंग को इस तरीके से देखना चाहिए, ना कि उस तरीके से जिससे आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। ये इमोशनल कैपिटल से ये इसको एज अ टॉपिक रख के मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, इमोशनल कैपिटल। अब इमोशनल कैपिटल हम किस चीज़ को कहते हैं? एक तो कैपिटल होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं, जिसको हम अपना ट्रेडिंग कैपिटल कहते हैं या ट्रेडिंग फंड कहते हैं। इमोशनल कैपिटल होता है हमारे इमोशंस और हमारी साइकोलॉजी जो उस ट्रेडिंग कैपिटल के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है? अब इसको हम इस तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं कि एक मिनट। अब इमोशनल कैपिटल से क्या मुराद है? इमोशनल कैपिटल से मुराद ये है कि अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। इससे मुराद ये है कि हम जो हमारा इमोशंस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं कैपिटल्स के साथ। सम टाइम ये होता है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये है हमारे पास ट्रेडर ए। अब ऑन द ऑपोजिट हैंड हमारे पास है ट्रेडर बी। अच्छा, अब इसमें इमोशनल कैपिटल क्या है? इसमें हमारा इमोशनल कैपिटल ये है कि यहाँ पर इस ट्रेडर के ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा जो उसकी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है वो मार्केट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है रादर देन दिस वन, ठीक है? क्योंकि इस ट्रेडर को पता है कि ट्रेडिंग जितनी भी है वो है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जबकि ट्रेडर ए जोन्स है वो परफेक्शन के पीछे भागता है, ठीक है? तो इसको हम इमोशनल कैपिटल के तौर पे रेफ़र करते हैं, ठीक है? अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जितना ज़्यादा आप मार्केट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा अपनी एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करने का, क्योंकि आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेटअप्स के पीछे भागोगे। आपको हर जगह पे एक सेटअप फॉर्म होता नज़र आएगा और आप उसके पीछे मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करोगे। इस वजह से हमारे लिए एक फ़िक्स विंडो को ट्रेड करना और एक फ़िक्स टाइम को ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर दैन वॉचिंग मार्केट मोर देन 4 to 5 आवर्स अ डे, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं इमोशनल कैपिटल कहता हूँ। और जितना जिस जिस बंदे का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा उतना ही जल्दी वो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है? तो ये तो अपना था पॉइंट वन, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। आप सबने देखा होगा क्रिकेट के अंदर या दूसरी दूसरी चीज़ों में टॉस होता है, ठीक है? अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस है वो 51 to 49% की होती है हेड्स और टेल्स में, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस है वो 51/49 होती है, ठीक है? हेड्स और टेल्स में। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो दो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है। अदर देन दैट, जब कॉइन ने लैंड करना है तो उसने किसी एक साइड को लैंड करना है, वो टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं या जिस पे हम खुद कंट्रोल या उसके अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। वो ये है, एक लक है, ठीक है, जो एक इंसान कैरी करता है अपने साथ, ठीक है? और एक होता है आपका आई कांटेक्ट या जो आपकी प्रैक्टिस होती है कॉइन टॉसिंग के दरमियान। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक बंदे ने कॉइन टॉस किया, ठीक है? अब टॉसिंग के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कॉइन कितने नीचे आया और किस साइड को लैंड हुआ। ये एक हमारी आई प्रैक्टिस होती है। हम मोस्टली हमारे पीओआईज होते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर रिलाई करके अपनी ट्रेडिंग को शार्पन कर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड सारी गेम प्रोबेबिलिटी की है, ठीक है? मैंने जितने भी लोगों को देखा अभी तक सर्वर के अंदर, वो मोस्टली कॉन्सेप्ट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। वो मतलब अगर उनको स्टॉप लॉस लगता है तो वो उसकी रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक गोल्ड की एग्जांपल दिखाता हूँ, कल वाली।
होगा कि फैज़ान ने डेली बायस सबको एक्सप्लेन किया था, एक क्लासिकल डेली बायस की एक एग्जांपल उसने एक्सप्लेन की थी। अब उस डेली बायस के अकॉर्डिंग जब मार्केट ने प्रीवियस इस कैंडल के नीचे क्लोज किया, ठीक है, तो जो कमिंग डे का बायस था वो ये था कि प्राइस इस कैंडल के लो को स्वीप करे, ठीक है, जो ये वाली कैंडल है वो पहले इस कैंडल के लो को स्वीप करे, देन कहीं भी ऑपोजिट साइड पर प्रोसीड करे, लेकिन जो टारगेट था वो ये लो था, लेकिन प्राइस ने इसको स्वीप नहीं किया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपकी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है, जो मैंने सर्वर में बताई भी है कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है डेली बायस का, इसके अंदर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की, वो 5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। मतलब 10 में से आपकी 5 ऐसे सेटअप्स होंगे या 5 ऐसे दिन होंगे जब आपको डेली बायस सक्सेसफुल जाता मिलेगा। अदर देन दैट 5 वो दिन होंगे जहाँ पर आपको ये फेल होता मिलेगा। तो बजाय फेलियर के पीछे बैठ के उसके पीछे रिसर्च करने के, अगर हम जितनी जल्दी फेलियर को एक्सेप्ट करके हम अपनी ट्रेडिंग और अपनी एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस, वो चीज़ हमें ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको हम गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से पहले भी आप लोग के पास एक डिफाइंड एज होना चाहिए, ठीक है, जो इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सेशंस के अंदर बात कर चुका हूँ। आपका एक पर्सनल एज होता है, ठीक है। अब एक पर्सनल एज से क्या मुराद है, ये भी मैं ऊपर बता देता हूँ। पर्सनल एज से मुराद ये है कि आप लोगों को पता हो कि जितने ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितने ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट में से एक की पॉइंट होना चाहिए यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। हम इससे नीचे आते हैं आईसीटी के अंदर, ठीक है। आईसीटी में आपका जो एज है वो है आपके पीओआईज या लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक है। देन जो इलीट वेव ट्रेड करते हैं उनके लिए उनका जो एज है वो ये स्पेसिफिक वेव्स हैं, जैसे करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव, ठीक है, या कंटिन्यूटी वेव। जो प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं उनका जो प्राइस एक्शन में स्पेसिफिक एज है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। या जो क्या नाम है वीएस से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए उसमें जो उनका एज है वो क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है, शेक आउट, अप थ्रस्ट, सप्लाई एंड डिमांड, एक्सेट्रा, शेक आउट, अप थ्रस्ट या एसएनडी, ठीक है। अब ये हैं आपके पर्सनल एज फ्रॉम ईच कॉन्सेप्ट। अब ये आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट में से एक डिफाइंड एज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया हुआ है। अब मेरे से भी किसी ने क्वेश्चन किया था ईलिड वेव के बारे में, मेरे ख्याल से समी ने किया था, हाँ। तो उसने मुझसे कहा था कि ईलिड वेव के ऊपर हमें स्टडी करनी चाहिए और ईलिड वेव एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मैं इसको डिनाई नहीं करते कि ईलिड वेव अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ईलिड वेव के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है कि वो एक ही चीज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं, जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपके चार्ट में एक कम्प्लेक्सिटी और थोड़ा सा कह लो कि गंदा गंदा चार्ट आपका बन जाता है, ठीक है। तो ईलिड वेव उस सेंस में बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, लेकिन इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल भी हैं, जो मैंने अपने सबसे पहले वेबिनार के अंदर डिस्कस की थी कि इसके अंदर करेक्टिव वेव और मोटिव वेव इसकी होती है, जो 1 2 3 4 5 और ABC हैं। ये ईलिड वेव की बेस है और ये कोर ऑफ ईलिड वेव है। तो इसके अंदर मोस्टली यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मार्केट में ऑब्जर्व की जाती हैं। अदर देन दैट जो बाकी चीज़ें ईलिड वेव की वो सिर्फ पैटर्न्स है। अब आपने प्राइस एक्शन वालों को भी देखा होगा कि वो पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, इस तरह के पैटर्न, अब इनके मुझे नाम नहीं आता, लेकिन ईलिड वेव में भी इधर ABCDE वाले यूज़ करके इस तरह के पैटर्न्स ट्रेड करते हैं। तो इसमें और फिर प्राइस एक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनल एज है ईलिड वेव के अंदर से। अब प्राइस एक्शन के अंदर से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी कभी देखता हूँ, लेकिन इसको मैं अंडर कंसिड्रेशन ज़रूर रखता हूँ। SMC के अंदर मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप डेली बायस की जगह SMC का अगर स्ट्रक्चर यूज़ कर लोगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी ने पूछा था कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लैगिंग होता है और वो आपको बताता नहीं अगले दिन की मूवमेंट का। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लेग है, इसमें ये आपका पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट है। ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट से नीचे आपका पीओआई कुछ इधर करती है। अब एग्जांपल के तौर पे ये पूरी लेग आपकी 2 दिन की कैंडल्स हैं। हम अगर इसको 1 आवर का चार्ट कंसिडर कर लें तो इस 1 आवर के चार्ट पे ये पूरी लेग 2 डेली कैंडल्स के बराबर है। ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर मैप्ड है और वो शो कर रहा है कि यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जितनी भी ये शॉर्ट टर्म मूव आएगी नीचे को, आपको पता होगा कि प्राइस ने यहाँ से इवेंचुअली ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर बुलिश है। अब यहाँ पे डेली बायस इसके कैसे ऑपोजिट आता है। अब डेली बायस फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल थी डेली की। ठीक है। ये इतनी जितनी भी मूव है ये एक डेली कैंडल फॉर्म करती है। हम इसको यहाँ पर मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि बेहतर आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे ये आपकी एक डेली की कैंडल है। ठीक है। ये आपकी एक डेली की कैंडल थी, ये जितनी भी बेरिश मूव थी। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो डेली बायर्स ट्रेड करते हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इसका लो स्वीप करे। ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को साथ अलाइन करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बता रहा होगा कि यहाँ पर एक पीओआई या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस की ऊपर जाने की वो ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है और या आप कितने भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको मैप कर लें, वो आपको एक ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है मार्केट की, रादर देन डेली बायस। क्योंकि डेली बायस में आपको हर अगली कैंडल के मूव बताने में फंसा देना है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक क्लीन मूव देता है अगले 3 से 4 दिनों की। ठीक है। इसलिए मैं स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ बायस की निस्बत। ठीक है। तो ये मेरा एक एज हो गया। अब जो आईसीटी की लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं और पीओआईज हैं वो एसएमसी के पीओआई पॉइंट से बेहतर है, इसलिए मैं आईसीटी के पीओआई पॉइंट को यूज़ करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मैं समटाइम चार्ट के ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक यूज़ करता हूँ, कभी कभी ब्रेकअप ब्लॉक, कभी ऑर्डर ब्लॉक, कभी मेरा ऑर्डर फ्लो होता है। तो ये सारे आईसीटी के लिक्विडिटी और पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, या सॉरी आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ठीक है। तो अब ये सारे थे मेरे पर्सनल एज। ठीक है। अब ये मेरा जितना भी पर्सनल एज है मैंने ये सारा फाइनलाइज किया हुआ है कि मैं हर एक कंसेप्ट से ये चीज़ें देखता हूँ। फिर मेरा एक ट्रेड प्लान है कि मैं इस एक स्पेसिफिक ट्रेड प्लान को यूज़ कर, टेक्निक्स हैं वो भी मैं आप लोग को एक दफ़ा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब मैं एंट्री लेने से पहले 3 से 4 चीज़ें कंसिडर करता हूँ। अब एक फॉर एग्जांपल मैं हमेशा लिक्विडिटी स्वीप के वेट करता हूँ, जैसे कि इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट आपका एक लिक्विडिटी पूल या लिक्विडिटी पॉइंट होता है, तो हमेशा इंड्यूसमेंट के स्वीप को वेट करता हूँ। देन मैं अपना किसी पीओआई का अलॉन्ग विद फिब। अब फिब को यूज़ करके मैं पीओआई क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये आपको प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन बता देता है कि मार्केट इस टाइम पे अपने डिस्काउंटेड एरिया में है और मार्केट इस टाइम पे अपने प्रीमियम एरिया में है। ठीक है। देन मैं जब भी मेरे पीओआई के अंदर आती है तो मैं हाई वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ, जिसको मैं क्लाइमेटिक कैंडल कहते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लाइमेटिक कैंडल को देखने के उसको ट्रेड करने के क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं। ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक ट्रेड प्लान है जिसको मैं यूज़ करके ट्रेड ले लेता हूँ। अब अदर देन दैट प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है मार्केट में, किस तरीके से प्राइस डील करती है, वो विद मार्केट हम लोगों को अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक प्लान होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये मेरी एक बेसिक टीयर लिस्ट है कि ये 3 से 4 चीज़ें जो मैंने देखनी है ट्रेड लेने से पहले। अब वो 3 से 4 चीज़ें नहीं पूरी हो रही तो आपका एक प्लान बी होता है कि और कौन सी दूसरी तीसरी चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ करके ट्रेड ले सकता हूँ। तो जो आपका एक बेसिक प्लान होता है, जो आपकी एक बेसिक लिस्ट होती है प्लान की, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास एक प्लान भी है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपका जो एक मेजर प्लान है वो आपके पास होना चाहिए कि इन इन चीज़ों को यूज़ करके मैं ट्रेड लेता हूँ। अब इसमें मेरी कितनी चीज़ें टोटल यूज़ हुई हैं, एक इंडस्टमेंट पॉइंट थी। ठीक है। देन मेरा आईसीटी का एक पीओआई था। ठीक है। और जो मेरी थी वो वीएसए के क्लाइमेक्स था। तो ये टोटल 3 चीज़ें थी, तो ये मेरी एक 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब अदर देन दैट मैंने प्राइस एक्शन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब देखनी है, ईलिट वेव को कब कंसिडर करना है, वो बाद की चीज़ें आती हैं, वो मेरे प्लान बी के अंदर आती हैं। लेकिन जो मेरा प्लान ए है या जो मेरी ए गेम है
उसमें मैं ये 3 चीज़ें कंसिडर करता हूँ। ठीक है? भाई कोर्स की क्या अपडेट है? आप कह रहे थे कि डिस्कॉर्ड पर साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, वो जो कोर्स की मैंने कहा था ना, वो था यूट्यूब के लिए, कि हम यूट्यूब के ऊपर अपना एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करूँगा, एस एम सी, आई सी टी, वी एस ए, इलेट वेव, प्राइस एक्शन, उसके इसेंशियल जितने भी है वो कवर करूँगा। फिर जब जैसे जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आती जाएंगी, फिर हम उन वीडियोज़ के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी असाइनमेंट्स लेंगे, फिर उनके ऊपर वेबिनार्स करेंगे और फिर उन चीज़ों का फॉलो अप लेंगे। ये मैंने कहा था, ये जब मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा तो फिर हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सर मेरा बस एक क्लाइमेक्स एंट्री के मुताबिक ना एक क्वेश्चन था सर। जी पूछें। जी, अब्दुर्रहमान भाई, जब बाद औकात ऐसा करती है मार्केट आपके पीओआई में आएगी हम्म, और क्लाइमैक्स लगा के सर फिर वो उसकी ना लिक्विडिटी लिए बगैर ही क्लाइमैक्स को रिस्पेक्ट दे के ब्रेक करके हम्म। ऊपर चली जाती है, तो तब आपकी एंट्री मिस हो जाती है, आप ले लेते हैं? नहीं, मैं एंटर कर लेता हूँ। ये ना मैंने सिनेरियोस थे क्लाइमैक्स के, ये मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार में डिस्कस किए थे कि दो सिनेरियोस बनते हैं। एक तो जो ए सिनेरियो होता है वो ये होता है कि प्राइस एक हाई वॉल्यूम कैंडल लगाती है, उसका लो स्वीप करती है, उसके ऊपर क्लोज करती है, इनगल्फिंग सी बनती है और देन उसके रिटेल्स पे हम ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जो सेकंड सिनेरियो होता है वो ये होता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म होती है जिसकी विक काफ़ी ज़्यादा होती है, बॉडी काफ़ी छोटी होती है, एंड देन प्राइस उसके जब ऊपर क्लोजिंग करती है ना, तो हमारे पास जो स्प्रेड है वो बहुत इंक्रीज हो जाए। स्प्रेड से मुराद है कि हमारे पास जो पूरी रेंज होती है उस स्पेसिफिक कैंडल की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको ट्रेड मिल जाएगी। बाकी जहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा कि मैं उसको ट्रेड मिस होती है मैं ले लेता हूँ, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि जो क्लाइमैक्स है उसके ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होता है। जब भी क्लाइमैक्स लगता है स्पेशली मेरे पीओआई के अंदर, तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता। हाँ, मतलब कि ना सर कभी कभार स्प्रेड भी छोटा होता है कैंडल का, लेकिन वो कभी कभार ना लाइक 20% ऑफ द टाइम कभी कभार ऐसा कर जाती है कि उसी के ब्रेक पे ऊपर चली जाती है, छोटी सी क्लाइमैक्स भी हो, तो तब भी आप इंटर हो जाते हैं। हाँ, जिस वक्त होती है तो मैं एंटर कर लेता हूँ क्लाइमैक्स के ऊपर। वो क्योंकि ना फिर दोबारा जब वो फिर क्लाइमैक्स की मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी लेती है मार्केट, और उसके बाद फिर जाके आपके ब्रेक के बाद निकल जाती है मार्केट, हाँ, तो आपके मतलब कि वो तब हाँ होता हाँ। है कि जब मार्केट ना एक पहली मूव देने के बाद ना दोबारा उस क्लाइमैक्स का लो स्वीप करने हैं। इनिशियली ये होता है कि जब पीओआई के अंदर क्लाइमैक्स लगता है ना, तो प्राइस उसके ब्रेकआउट के ऊपर इंस्टेंटली मूव कर जाती है क्योंकि हाई वॉल्यूम एडिशन होती है। लेकिन फिर उस मूव के बाद वो दोबारा उस क्लाइमैक्स का लो स्वीप करने आती है एंड देन वो ऊपर चली जाती है, तो ये एक सेकंड सिनेरियो है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि अगर किस पीओआई जोन के अंदर, फॉर एग्जांपल H4 का या H1 का, ये डेली का पीओआई जोन है हमारा, जी जी। स्ट्रक्चर के साथ भी उसको मैंने अलाइन कर लिया, तो जो क्लाइमेक्स है वो किस टाइम फ्रेम का मैं देखूंगा अच्छा, आपका मिनिमम? आपका भी यही क्वेश्चन है और जिशान भाई का भी यही क्वेश्चन है। जो क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स आपने मिनिमम अगर जी गोल्ड जी। ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड के अंदर M5 पर देखा करें। जी जी, गोल्ड के बता दें। ठीक है? M5 के ऊपर आप क्लाइमैक्स देखा करें गोल्ड में। ठीक है? जी जी। और अगर अगर ज़्यादा नीचे जी जी। जाना है तो M3 तक चला जाया करें, क्योंकि M1 के अंदर ना मल्टीपल जगह पे आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। M5 के अंदर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा स्क्वीज मिलता है और उस पर जो प्रोबेबिलिटी होती है क्लाइमैक्स की वो थोड़ी हाई होती है। M1 पे बहुत डिसीविंग होता है, तो मैं M1 रेकमेंड नहीं करूँगा। मैक्सिमम अगर जाना हो तो M3 पर चले जाया करें। सर और करेंसीज पर? जी जी। करेंसीज पर? करेंसीज के ऊपर यार मैं क्लाइमैक्स से ज़्यादा ना आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लिया करो। स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर अगर आपको क्लाइमैक्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो क्योंकि दो कॉन्फ्रेंस आपके मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने करेंसीज के अंदर ट्रेड लेनी है, एलटीएफ के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस यूज़ करना है, तो मैं आपको एमएसएल रेकमेंड करूँगा। अगर आपने क्लाइमैक्स फिर भी यूज़ करना है या किस टाइम फ्रेम पे देखना है, तो करेंसीज पे भी आप 5 मिनट पे या 15 मिनट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा क्लाइमैक्स। लेकिन सर इसमें एक थोड़ा सा इश्यू था कि गोल्ड के अंदर जब क्लाइमेक्स में या इसके हम वीएस से एंट्री लेते तो उसके अंदर एसएल बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है, कम से कम 150 से पिप से ऊपर ऊपर ऑलमोस्ट चला जाता है मिनिमम भी, तो उसको कैसे फिर हम रिड्यूस करें? अच्छा देखिए, वो गोल्ड है ना वो। क्योंकि अकाउंट हमारे मैक्सिमम होते हैं $200 $250, वो एक दो ट्रेड जब ऊपर नीचे 20-30 डॉलर के हिट हो जाता है एसएल, तो उस टाइम मतलब फिर वो हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे?
अच्छा, जो गोल्ड है ना वो रिसेंट टाइम्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, तो इवन जी। जो आपकी छोटी से छोटी एंट्री भी है ना, वो 150 से 200 से 250 पिप एसएल के ऊपर बन रही है। यार वो जो आप स्टार्ट में समझा रहे थे थ्री द कॉन्सेप्ट ट्रेडर और बी वाला, वो तो कंप्लीट करते हैं। अच्छा हनान भी, आप अपना क्वेश्चन ना थोड़ा समराइज करके बता दें मुझे, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया आप क्या पूछ रहे हैं, या मेरे जहन में नहीं है मैं स्टार्ट में क्या बता रहा था। मैं तो ट्रेडर ए ट्रेडर बी का कंपैरिजन बताया था, लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप एक दफ़ा मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो गोल्ड आजकल काफ़ी वॉलेटाइल है, तो गोल्ड के ऊपर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपको 150 से 200 पिप का स्टॉप लॉस मिनिमम बेयर करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ आपको स्टॉप लॉस इतना रखना पड़ेगा तो वहाँ पर आपका टारगेट भी उतना ही बड़ा होगा। तो मैं सबको रेकमेंड यही करता हूँ कि जो ब्रोकरेज ट्रेडर हैं वो गोल्ड से दूर हैं, वो करेंसी ट्रेड कर लें, क्योंकि करेंसी पर भी आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। आपके पास एक जो एज होता है लॉट बढ़ाने का वो भी ज़्यादा होता है, और क्या नाम है, आप मतलब अपना स्टॉप लॉस भी इंक्रीज कर सकते हैं इस चीज़ के डर के बगैर कि आपका जो मतलब अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, या आपका जो स्टॉप लॉस है वो डॉलर टर्म्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसकी जो बिगनर्स हैं या जो है जिनके जो कैपिटल है वो कम है, तो उनको मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप करेंसी ट्रेड कर लिया करें, क्योंकि गोल्ड अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका मिनिमम एसएल गोल्ड के अंदर 15 से 20 डॉलर का बनता है। तो इससे तो हम नहीं अब पीछे हो सकते हैं कि इतना एसएल क्यों बन रहा है, ये एसएल बेयर करना पड़ता है गोल्ड के अंदर। ठीक है, किसी और का कोई सर उसका क्वेश्चन? भी सोल्यूशन है, अगर आप सेंट अकाउंट बनाते अच्छा हैं भाई, वो ट्रेडर बी जिसका आपने एग्जांपल दिया, वो कौन सा टाइम से फॉलो करे? अच्छा, जो ट्रेडर बी है ना वो बेसिकली मैं हूँ। मैं अपने आप को अपनी प्रीवियस फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहा था, ठीक है। तो जो ट्रेडर बी है वो अभी वाला मेरा वो ट्रेडिंग स्टाइल है, और जो ट्रेडर ए है वो अभी से 3 साल पहले वाला मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। तो मैंने उसको कंपैरिजन किया था ताकि आप लोग को आइडिया हो कि एक बिगिनर के और एक थोड़े से एडवांस लेवल पे ट्रेडर के माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और वो किन किन चीज़ों को अवॉइड करता है अपनी एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करने के लिए। जी जेडन, आपने हैंड रेस किया माइंडसेट के बारे में। दूसरा सर ये पूछना था कि मैक्सिमम ज्यादातर हमें किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए? आमतौर पे हम ये होता है कि एशिया है तो एशिया में बैठ जाते हैं, लंदन है तो लंदन में बैठ जाते हैं, या न्यूयॉर्क तो चले है ही है। तो हमें ज्यादातर किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? यार मैं ना 2 सेशन ट्रेड करता हूँ मैं, जी। जो उनसे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन मिक्स सॉर्ट ऑफ ट्रेड करता हूँ। मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ लंदन में, और जो मेरी होल्डिंग जी। होती है वो न्यूयॉर्क मिड तक जाती है। मतलब अगर मैंने लंदन में एंट्री लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 बजे एंट्री लिया है, तो मेरी एंट्री क्लोज होगी 7 से 8 बजे के बाद। तो वो जो न्यूयॉर्क के अंदर एक मेजोरिटी ऑफ द मूव आती है ना, वो मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड में कैच हो जाती है। तो मैं दोनों सेशन सॉर्ट ऑफ मिक्स यूज़ करता हूँ। मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा हुआ अपने आप को कि मैंने न्यूयॉर्क ओपन होगा तो ही ट्रेड करनी है। मुझे जहाँ पर मेरे सेटअप के अंदर मिलता है, कोई अच्छा कॉन्फ्रेंस मिलता है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, और मेरे कॉन्फ्रेंस मोस्टली लंदन के अंदर ही लाया करते हैं। अच्छा। आप मार्केट टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? अच्छा, हाँ मार्केट टाइम से मैं क्या नाम है, टॉप टू डाउन जाता हूँ। 4 आवर, 1 आवर, M30 और M15, ये मेरे होते हैं पी वाई अलाइनमेंट के लिए। मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं मैं इन टाइम फ्रेम्स के अंदर देखता हूँ, और जो मेरी एंट्री कन्फर्मेशन होती हैं वो मैं M5, या रेयरली अगर कोई सिनेरियो बने तो मैं M1 के अंदर देख लेता हूँ, वरना मोस्टली M5 होते हैं। क्या माइंडसेट के बारे में बता रहे थे आप कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए हमारा ट्रेडिंग के लिए? हम कॉम्पिटेंट फेस में हुए हैं मज़ीद एक्यूरेसी लाने के चक्कर में। हाँ, मैं आप लोग को ये बता रहा था कि इनिशियली जो ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली परफेक्शन के पीछे भागते हैं, और मैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत मतलब मैंने मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो कैसा इन्वायरमेंट था, लेकिन वो इस सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट था कि जहाँ पर ऐसा लगता था ना, तो वो ये नहीं कहते थे कि चलो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हम आगे मूव ऑन करते हैं। वो लोग उस एसएल के पीछे बैठ जाते थे।
ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी उसी इन्वायरमेंट के अंदर ट्रेड करता था, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना। तो ट्रेडिंग के अंदर ना आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, कैसा माइंडसेट फॉलो कर रहे हो, या जो आपके इर्द गिर्द है उनका माइंडसेट कैसा है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग के अंदर फंडेड अकाउंट पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन फिर जब मैंने 4-5 लोगों के साथ बैठा, मैं उठा बैठा, मैंने देखा कि यार ये लोग 2-2 3-3 ट्रेड्स में फंडेड अकाउंट पास कर देते हैं। इनके लिए फंडेड पास करना कोई अचीवमेंट नहीं है, इनके लिए उससे पे आउट लेना एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट है, लेकिन इनके लिए फंडेड अकाउंट पास करना कोई अचीवमेंट नहीं है। तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। देन मैं एक अग्रेसिव अप्रोच की तरफ गया, जिसने मुझे काफ़ी हद तक थोड़ी सी मार भी खिलाई और मुझे हेल्प भी किया फंडेड अकाउंट्स को पास करने में और अपने साइकोलॉजी को चेंज करने में, क्योंकि मेरी नज़र में जो मेरा वो होता था, ट्रेडिंग रिस्क होता था, वो 0.25% होता था। मैं लिटरली, मतलब अगर 20K का मेरे पास अकाउंट होता था तो मैं 20K के अकाउंट के ऊपर $50 या मैक्सिमम $100 रिस्क करता था। तो फिर मैंने अपनी इस अप्रोच को चेंज किया, मैं 1% अब इवन 2% भी रिस्क लेता हूँ। तो जितना जल्दी आप लोग इन चीज़ों को रियलाइज़ करोगे कि ये जो फंडेड अकाउंट्स हैं इनके साथ हमने बैठ नहीं जाना, या इनको लेकर ही नहीं बैठे रहना कि अगर आप 2 महीने तक एक ही फंडेड अकाउंट लेके चल रहे हो तो आप इसको एज एन अचीवमेंट लोगों को बताओ कि यार मैंने 2 महीने तक सर्वाइव किया। सर्वाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप फंडेड अकाउंट लो, उसके ऊपर ट्रेड करो, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो विथ प्रॉपर रिस्क। ना कि आपके बिल्कुल ही माइनर माइनर रिस्क लेके आप ट्रेड कर रहे हो। आप एक अच्छी ट्रेड लो, उसके ऊपर 1% रिस्क करो प्रॉपरली, अपना 2% टारगेट, 3% टारगेट रखो, 1 into 3 जो आपका बनता है, और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। तो ये माइंडसेट डिफरेंस है जिसके ऊपर ये सारा सेशन मैंने इसी वजह से फ्रेम किया। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का माइंडसेट इशू होता है कि उन लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह करनी है, क्योंकि वो जिस बबल में आके ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें मतलब आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है। ये जो ट्रेडर ए वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। ट्रेडर बी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ही आके आप एक राइट ट्रैक के ऊपर चल सकते ये अब्दुल रहमान भाई, हैं। एक क्वेश्चन था। जी जी जी, मैंने ये डिस्कॉर्ड पे भी शेयर किया था कि अगर हमारे पास ना डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें कि ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके मतलब कि फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, वो अभी अनफेडिंग है, जी मतलब ना उन पे कोई भी खाई ना कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और आपका जो H1 का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली बेरिश बता रहा है कि मार्केट मतलब कि बेरिश है। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या H1 या H4 भी काइंड ऑफ बेरिश ही है। हम्म ठीक है, तो मतलब कि H1 मतलब कि वो गैप फिल करने जाएगी या नहीं जाएगी, या मतलब कि उस जगह मतलब कि आपका H4 का सप्लाई भी है, और मतलब मार्केट तो ऐसे मूव करती है ना कि फेयर वैल्यू गैप फिल करके फिर जाती है, तो इस केस में क्या होगा। देखो, करेंसी के अंदर ना मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। अब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को डिफाइन करते हो अपनी लिक्विडिटी। अगर तो आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो तो आपके लिए आपकी इंड्यूसमेंट टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपकी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव होगी। अगर आप फेयर वैल्यू गैप को डिफाइन करते हो तो आपकी फेयर वैल्यू गैप तो लास्ट लो या लास्ट हाई आपकी एक लिक्विडिटी मूव होगी। तो अगर आप करेंसी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला आपका स्ट्रक्चर बेरिश है लेकिन आपके हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो आप एक बबल में जी फंस जाते हो कि अगर मैं फेयर वैल्यू गैप को देखूँ या मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करूँ। यही क्वेश्चन था आपका। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसी सिचुएशन है, हाँ, ऐसी सिचुएशन है। तो और मैंने मतलब कि जी अभी फ्राइडे या सैटरडे को ऐसा हुआ कि मैंने ना H1 पे ही बुलिश की ट्रेड ली। ठीक है, मतलब आपका कि मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा, कि डेली का फेयर वैल्यू गैप फिल करेगा, लेकिन उसने करा नहीं है, वो टोटली बेरिश चली गई, मतलब एक्सेलरेट हो गया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा ना दो चीज़ें एक टाइम पे आप मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लो, या आप आईसीटी की पीओआई टू पीओआई मूवमेंट फॉलो कर लो। अगर तो आपने करेंसी के वो बैक टेस्टिंग की है और आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप टू लिक्विडिटी की मूव जो आपका एक क्लासिकल मतलब मूवमेंट होती है करेंसी के अंदर वो ज़्यादा बेहतर वर्क करती है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग पे ज़्यादा बैक टेस्टिंग है तो आप स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दो। और अगर मैं अपने एंड से आपको बताऊं तो करेंसी के अंदर जितना अच्छा स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क करती है ना, कोई और चीज़ नहीं वर्क करती। ये जितने भी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये मोस्टली हमारे इंडाइसिस के ऊपर अच्छे वर्क करते हैं, जैसे US 500, US टेक,
US 30 या इस तरह के जो पेयर्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। बाकी आपको इसका बेहतर आंसर आपकी बैक टेस्टिंग दे सकती है कि आप बैक टेस्टिंग करके आपको पता लगेगा कि फेयर वैल्यू गैप क्यों अनफिल्ड रह गया और क्यों मेरा स्ट्रक्चर जोन से है वो प्रायोरिटी लिस्ट पे आ गया। ठीक है, ठीक, थैंक यू। वेलकम। सर ये सर जी जी सर ये मैं पूछने जा रहा था कि गोल्ड मैक्सिमम आम तौर पे ये देखने में आया कि वो H4 या डेली आम तौर पे वो अकोमोलेशन जोन में चला जाता है। तो अगर उस अकोमोलेशन जोन के अंदर हम उसको क्या सेशन बेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी अकोमोलेशन में H4 के अंदर या H1 के अंदर चली गई है, तो उसने फॉर एग्जांपल लंदन का हाई स्वीप कर लिया है, न्यूयॉर्क ने लंदन का हाई स्वीप किया, तो उस स्वीप के ऊपर हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं? हाँ जी, ये AMD कॉन्सेप्ट यहाँ क्योंकि पर सम टाइम ये होता है कि हमारे सेटअप अकोमोलेशन जोन के अंदर फेल होना शुरू हो जाते हैं। जी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, अगर कहा कि हम इस तरह कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो AMD वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर फुलफिल होता है कि एक्यूमुलेशन के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं मोस्टली। अगर जी जी सर, ऐसे ही। कोई जी जी। अगर रिटेलर कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो एक्यूमुलेशन में ट्रेड करेगा और अपने स्टॉप लॉस हंट करवाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी एक्यूमुलेशन हो रही हो तो ट्रेड मत किया करें। ठीक है, आप जी वेट जी किया सर। करें मैनिपुलेशन का या किसी ऑपोजिट साइड पर लिक्विडिटी हंट का। देन वहाँ पर आप अपना कोई भी कॉन्फ्रेंस यूज़ कर ले, आप क्लाइमैक्स यूज़ कर ले, वहाँ पर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट यूज़ कर ले, स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, जो भी आपका कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके ऊपर आप ट्रेड ले लें। ये मैंने मेरे ख्याल से एक ना स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था डिस्कॉर्ड में AMD को लेके। उसको सर ट्रेंड के साथ अलाइन करना जरूरी है या ट्रेंड के साथ अलाइन करना जरूरी नहीं है अकोमोलेशन? अच्छा देखिए, हम फॉर ट्रेंड आप अगर चीज़ों को ट्रेंड के साथ अलाइन कर लेंगे ना तो आपकी जी जी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड की, क्योंकि ये आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जी जी बिल्कुल। जितना आप चीज़ों को ट्रेंड के साथ लेकर चलेंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आपका कोई भी POI हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप उसको ट्रेंड के साथ लेके चलें। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि पिछले 2 से 3 हफ्ते से मार्केट एक ही जगह पे एक्यूमुलेट कर रही है ओवरऑल HTF के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी जी हमारे जी लिए HTF है डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली के अंदर जी जी मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में, तो फिर ऐसे सिनेरियो में आप स्ट्रक्चर को साइड पे करके सिर्फ POI को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि मार्केट इतने बड़े टाइम फ्रेम में भी एक्यूमुलेट करे। तो ऐसे सिनेरियो में बेहतर है कि आप स्ट्रक्चर को साइड पे कर दें अगर HTF में एक्यूमुलेशन मिल रही है। लेकिन अगर आपका HTF क्लियर है और सिर्फ LTF में एक्यूमुलेशन है तो फिर आप वेट किया करें मैनिपुलेशन का। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मान भाई डिटेल में समझ, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लूँ। अब्दुल मान भाई, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर प्रॉफिट होए तो ऐसे डबल करने का सोचता हूँ, वो डबल होने के बजाय ओवरऑल लॉस में आ जाता है, तो फिर ओवर ट्रेडिंग रिवर्स ट्रेडिंग करता हूँ और अपने सेटअप के बजाय वैसे मार्केट में रैंडम एंटर हो जाता हूँ और लॉस करवा लेता हूँ। भाई इसका कोई सोल्यूशन बताना, किस तरह चलूँ मैं? अच्छा, ये आपको ट्रेडिंग करते कितना टाइम हो गया है? मतलब कितनी देर से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? मुझे एक दफ़ा ये बता दें ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे सकूँ कि आपकी साइकोलॉजी रॉ है या थोड़ी बिल्ड हो चुकी है या आपको कोई दूसरे इश्यूज़ हैं। तो मुझे एक दफ़ा ये बता दें कि आपको ट्रेडिंग करते कितना टाइम हो चुका है? साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी है। 2 साल से लर्निंग है और 1 महीने से फंडed ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको 2 साल हो गए तो फिर आपकी साइकोलॉजी ना ऑलमोस्ट फिर एक वर्ड पे है कि जहाँ से अब आप टर्निंग पॉइंट पे आ जाएंगे। इसे टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए कहता हूँ कि अब आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि 2 साल इनफ होता है एक रॉ साइकोलॉजी को ट्रेन होने में। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस लगता है, फिर मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, ये बिल्कुल एक ना बिगिनर क्वेश्चन है कि एक बिगिनर इस तरह का सवाल करेगा कि मैं इस तरह की मतलब चीज़ें करता हूँ। तो इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो किया करें। हार्ड एंड फास्ट रूल से मुराद ये है कि आप 4 से 5 रूल्स अपने डिफाइन करें। ठीक है, अब पहले 1 से 2 हफ्ता टोटल बैक टेस्टिंग करें, लाइव मार्केट के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करें, लाइव मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करें। देन आप उन कॉन्सेप्ट्स को एक कॉपी पे लिख लें, अपने फ़ोन में एक जगह पर लिख लें। देन जो भी अपनी ट्रेड है उसको उस कॉन्सेप्ट्स के उन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अपनी ट्रेड को फॉर्मुलेट करें।
और एसएल लगता है तो एसएल लें, टीपी लगता है तो टीपी लें। फिर आपको पता क्या होगा, आपके पास 2 से 3 हफ्ते इसी तरह करेंगे ना, तो आपके पास एक इनफ डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि आपको पता होगा कि यार ये जो मैंने 2 हफ्ते बैक टेस्टिंग की थी ना, इसका ये स्पेसिफिक रिजल्ट आया है। और फिर आपको पता होगा कि यार अब मैं, क्या नाम है, अब मुझे पता है कि मैंने इसी तरीके से ट्रेड करनी है। मैं, अगर मैं आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे लिए जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो पिछले साल था। पिछले साल जो जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मेरे साथ भी यही होता था। क्योंकि आप जितना मुझे ट्रेडिंग में 10 साल भी लगा लोगे ना, जब तक आप एक डिफाइन एज नहीं ना अपना जनरेट करते, या आपके पास एक अपना एज नहीं होता, तो आप यही इसी तरह की मिस्टेक्स करोगे, जिनको मैं मोस्टली स्टूपिड मिस्टेक्स कहता हूँ, ओवर ट्रेडिंग जैसी चीज़ों को। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने एक 5K का अकाउंट लिया था। और मैंने 5K का अकाउंट लेने से पहले 2 से 3 हफ्ते मैंने लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस किया था। लाइव मार्केट के अंदर मैंने क्या एनालिसिस किया था कि मैं अपना PNL लगा देता था। जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो मैं चार्ट पे लगा देता था। और मैं जो जो भी उसका रिजल्ट आता था ना, उसका मैं डाटा कलेक्ट कर लेता था, और मैं एक स्पेसिफिक विंडो को ट्रेड करता था। ठीक है। स्पेसिफिक विंडो से क्या मुराद है कि मैं सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान में ट्रेड करता था, मैं एशिया को अवॉइड करता था। और जो आफ्टर 8 PM जो लो लिक्विडिटी होती है, मैं उसको अवॉइड करता था। तो मैंने 2 से 3 हफ्ते जो उसमें चीज़ें ऑब्जर्व की, मुझे नज़र आया कि यार इस टाइम पे मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, मेरी ये चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। फिर मैंने एक 5K का अकाउंट बाय किया। मैंने उस अकाउंट के ऊपर मेरे ख्याल से 1%, हाँ 1% अ ट्रेड मैंने, क्या नाम है, वो की थी 1% ट्रेड मैंने रिस्क किया था पर एक ट्रेड के ऊपर। और 3% मेरा टारगेट होता था। और मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, मैंने 3 हफ्तों में, हाँ 3 हफ्तों में मैंने वो अकाउंट पास कर लिया था। बिकॉज मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ स्टिक कर गया था कि मैंने 1% रिस्क लेना है, मैंने 3% टारगेट लेना है। अब जैसे ही मेरा 2% टारगेट हिट होता था, मैं ब्रेक इवन कर देता था। और उसके बाद मार्केट जाने, मार्केट का काम जाने, फिर या तो ब्रेक इवन हिट करे या मेरा टीपी हिट करे। तो मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट किया। और 3 हफ्ते में मैंने वो अकाउंट पास किया। इवन दो मैंने उस अकाउंट को पास करने के बाद मैंने ब्लो कर दिया, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अभी एक चीज़ के ऊपर सही तरीके से फिट नहीं बैठी थी। लेकिन मुझे पता लग गया था कि मार्केट में चीज़ों को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। फिर खैर बाय द पैसेज ऑफ टाइम मेरी चीज़ें और डेवलप हुई, मेरी साइकोलॉजी और डेवलप हुई। मैंने बड़े अकाउंट्स को ट्रेड किए, पे आउट्स लिए, तो फिर पता लग गया कि मार्केट के अंदर किस तरीके से चीज़ों को ट्रेड किया जाता है। 3 दफ़ा फंडेड पास करके लाइफ पर पहुंच कर अकाउंट ब्लो कर दिया। हाँ देखो, मैं ना सबको यही कहता हूँ कि आप जितना भी है ना अपना रिस्क, वो चैलेंज फेजेस पे हाई रखा करो। मतलब फेज़ 1 है ना, फेज़ 1 पे 2% रिस्क करो, 1% रिस्क करो, मतलब एक्सप्लोजिव तरीके से खेला करो। लेकिन जैसे ही आप लाइव अकाउंट पे हो ना, अपना रिस्क बहुत कम कर लिया करो, जैसे 0.5%, 0.25%। क्योंकि जिस वक्त आप लाइव अकाउंट पर होते हो ना, आपका एक ही एम होना चाहिए कि मैंने पे आउट लेना है, और जो मेरी चैलेंज फीस है ना, वो मैंने वापस लेनी है। क्योंकि जो फंडेड ट्रेडर मुझसे पूछो ना, तो मैं जब भी अकाउंट ट्रेड करूँगा ना, मैं हमेशा चैलेंज फेजेस पे 2% रिस्क करूँगा। हमेशा। मैं कभी भी 2% रिस्क करने से नहीं घबराता। मैं 2% रिस्क करता हूँ और 4% टारगेट का एम करता हूँ। और मेरा चैलेंज फेस पूरा होता है, तो जिस तक मैं लाइव अकाउंट के ऊपर आता हूँ, लाइव अकाउंट के ऊपर मेरा रिस्क होता है 0.5%। और मैं 3 से 4% के ऊपर अपना जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट कर देता हूँ। फिर जिस तक पे आउट रिसीव होता है, उस पर मेरी अकाउंट फ़ीस भी मुझे रिसीव हो जाती है। फिर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। फिर मुझे मेरी अकाउंट फ़ीस मिल गई, मुझे पता है कि मैंने जो पैसे इनको दिए थे वो मुझे वापस मिल गए, और मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी बना लिए इसके ऊपर। तो फिर मेरे लिए नहीं मुश्किल होती ट्रेड करना। फिर मैं 1% रिस्क भी कर लेता हूँ, मैं 2% भी अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से मैं रिस्क कर लेता हूँ। तो ये सारा इन दी एंड अगेन माइंडसेट होता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। इनिशियली अपना रिस्क हाई रखा करो, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फिर जैसे ही लाइव अकाउंट पे पहुंचो तो अपना रिस्क कम कर लिया करो। ठीक है। we need to rewind today's lecture again. प्लीज़ अपलोड इट ऑन यूट्यूब। हाँ जी, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। एज को अब्दुलरहमान भाई, जी जी। हाँ, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं भी मतलब फंडेड अकाउंट ही पास कर रहा हूँ, उसमें मतलब क्या 10% बनाना है, मतलब कि स्टेप है। अभी मतलब कि पिछले हफ्ते तक तकरीबन 3% रहता था, मतलब कि 7.5 या 7% मैंने कवर कर लिया था। लेकिन वो इस वीक ऐसा हुआ कि मुझे लगा था कि मैं कंप्लीट कर लूंगा इस वीक,
कि मैं जल्दी मैंने कोई बेतुकी सी कोई ट्रेड ली, अनवांटेड मतलब कि ट्रेड ली, अब मैं उल्टा बेसिकली ड्रॉ डाउन में मतलब कि आपका 4% पे आ गया काइंड ऑफ। हम्म। तो अच्छा। हम्म। मतलब ये कि मतलब कि मैं ये चाह रहा था कि इस हफ्ते में जल्दी की मैंने आपका फंडेड अकाउंट पास करने की, लेकिन उल्टा ही मुझे खानी पड़ी। यार यही मसला होता है ना कि जिस वक्त हम अपनी अचीवमेंट के करीब करीब होते हैं ना, तो हम लॉजिक को छोड़ के ना इमोशंस के ऊपर आ जाते हैं, इमोशंस हमारे हैवी हो जाते हैं। मेरे साथ भी शुरू में इसी तरह होता था। ये मत समझना कि सिर्फ आप इस चीज़ के साथ सफ़र कर रहे हो, मैं भी इस चीज़ के साथ सफ़र कर चुका जी हूँ। मेरा सबसे पहला अकाउंट था जो मैं पासिंग स्टेज के करीब था, जिसे मैंने पे आउट लिया था। उस अकाउंट को मैंने 20K का अकाउंट था, और मैंने मेरे ख्याल से $1600 करने थे, हाँ 1600 करने थे मैंने उसके ऊपर। तो मैं 1400 कर चुका था। ठीक है, मैंने 1400 कर लिए थे, और मुझे सिर्फ $200 चाहिए थे। मतलब अगर मैं 0.5% रिस्क भी करता तो 1 into 2 पे मेरा अकाउंट पास था। लेकिन मैंने कहा $200 बनाने हैं, तो मैं 200 ही रिस्क करूँगा और 1% का एम करता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। वही बात आ गई, जैसे ही जल्दी आती है चीज़ों के अंदर, तो आप लॉजिक की जगह इमोशंस के ऊपर आते हो और फंबल करते हो। तो मेरा वो अकाउंट ड्रॉ डाउन में गया। लेकिन खैर इवेंचुअली मैंने अपनी उस मिस्टेक से, अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने उस मिस्टेक को मतलब बैठ के एनालाइज किया, और मैंने सीखा उस चीज़ से कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं अपने एक अचीवमेंट के पास जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाके अपना रिस्क इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे नहीं करना है। फिर मैंने उस फेस को कवर अप किया, एंड देन फेस 2, एंड देन फंडेड अकाउंट आफ्टर दैट। भाई, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचे, और इसके अलावा अपने सेटअप के बजाय वैसे चलती मार्केट में एज ए गैम्बलर की तरह ट्रेड करने से कैसे बचे? इसका एक ही तरीका है, वो मैंने आपको अभी बताया, वो है हार्ड एंड फास्ट रूल्स। अपने 4 से 5 रूल्स बनाएं, अपनी एक ए बुक बनाएं, अपनी ए बुक के अंदर 4 से 5 रूल्स लिखें। ठीक है, और उसके अंदर आप ये सेट कर लें कि मैंने इन रूल्स के अलावा, इस स्पेसिफिक विंडो के अलावा ट्रेड नहीं करनी, और सिर्फ 3 हफ्ते। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं बताता, 3 से 4 हफ्ते या 1 मंथ कह लें, सिर्फ 1 महीना इस चीज़ को फॉलो करके देख लें कि आप पर ट्रेड एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ रिस्क लें, लाइक 1% या 0.5%। ठीक है, अपना टारगेट जोन सा है वो भी डिफाइंड रखें। लाइक आपका अगर 0.5 या 1% रिस्क है, तो आपका टारगेट होगा 2% या 1%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और अपनी एक सेट अमाउंट ऑफ रूल्स को फॉलो करें, और 3 हफ्तों बाद आपको पता लग जाएगा कि यार ट्रेडिंग बहुत इजी है। ठीक है, जितना हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ ना ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है कि एक राइट चीज़ को फॉलो करके अपने मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप कंसिस्टेंसी लूज करते हो ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग वाली साइड पे आ जाते हो। आप मार्केट के अंदर पैसों को चेस करने जाते हो। कभी भी पैसों को मत चेस किया करो, मार्केट में सेटअप को चेस किया करो। एज को रिपीट करना बेस, अच्छा, एज से मुराद मेरा ये था कि आप हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर से एक की पॉइंट निकाल लिया करो। की पॉइंट से मुराद ये है आपका कि हर एक कॉन्सेप्ट में आपका एक की पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल एसएमसी में आपका स्ट्रक्चर है, आईसीटी में आपका पीओवाई होता है या लिक्विडिटी होता है, आपका इलिट वेव में आपकी करेक्टिव वेव, मोटिव वेव, ठीक है, या आपके पैटर्न्स होते हैं, या प्राइस एक्शन के अंदर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या दूसरी चीज़ें होती हैं, और वीएसए के अंदर जो भी आपका है। तो इन चीज़ों को निकाल के अपनी फिर आप एक लिस्ट बना लिया करें कि इन स्पेसिफिक चीज़ों को फॉलो करके मैंने ट्रेड करनी है। तो ये आपका एक पर्सनल एज होता है। ए वाला आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आया? मेरे लिए मेरा टर्निंग पॉइंट आया था जब मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो किया था, अपना पहला फंडेड अकाउंट पास किया था, और मुझे आइडिया हो गया था कि फंडेड अकाउंट पास करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। क्योंकि मैं जिनके साथ रह के ट्रेड करता था, उनके लिए फंडेड अकाउंट पास करना इज़ लाइक एन अचीवमेंट। वो उसको अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट करते थे, और वो फंडेड अकाउंट पास करते थे 200-300 ट्रेड्स में। लेकिन मैंने फंडेड अकाउंट पास किया था लाइक 25-30 ट्रेड्स के अंदर। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, मैं शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर। मेरा जो फर्स्ट फंडेड अकाउंट था वो मैंने पास किया था, तो मैं डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा, आप सबको देख लेना। तो मतलब वो सेट अमाउंट ऑफ रूल्स के ऊपर मैंने उस पर ट्रेड की थी, और डिफाइंड रिस्क के ऊपर ट्रेड की थी। तो मेरे लिए मेरा वो टर्निंग पॉइंट था ट्रेडिंग के अंदर।
दूसरा सर ये पूछना था कि ये जो इलियट वेव है इसका सीखना जरूरी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, यार प्रॉफिटेबिलिटी या के जिस तरह हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं आईसीटी के कॉन्फ्लुएंस के साथ कर लेते हैं अपने, मतलब एक एंट्री टेक्निक में सीआईएसटी एसबीसी एमएमएस या वीएसए को अलाइन करके, तो इसके बाद भी क्या इलियट वेव का सीखना जरूरी है नहीं प्रॉफिटेबल होने के नहीं, आपको इलिट वेब सीखना ज़रूरी नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए ना कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं मोस्टली डिस्कॉर्ड के अंदर यही बात करता हूँ कि लोग जो कहते हैं ना सीक्रेट सॉस सीक्रेट सॉस सीक्रेट सॉस, कुछ भी नहीं है। लोग आपको सीक्रेट सॉस में कोई कहेगा कि आप वीएसए सीखो, कोई कहेगा आपको आईसीटी सीखो, तो कोई कहेगा एसएमसी सीखो। लेकिन आपकी सीक्रेट सॉस जो सी होती है वो आपकी साइकोलॉजी होती है। ये कोई नहीं बताता कि साइकोलॉजी पे फोकस करो, अपनी एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। तो इलेट वेब आपको बिल्कुल सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और मेरा जो फर्स्ट हाफ था प्रॉफिटेबिलिटी का, वो इलेट वेब के बगैर ही आया था, लेकिन मैंने लेटर ऑन इसको ऐड किया था अपनी ट्रेडिंग के अंदर। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस हिसाब से बहुत क्लियर है कि मैंने आज तक मेंटोरशिप नहीं ली, ना मैंने एक भी पैसे खर्चा है मेंटोरशिप के लिए। मैंने फ्री सीखा है, मैंने अभी फ्री सबको बता रहा हूँ, और मैं फ्री बताता रहूँगा कि ट्रेडिंग आप बगैर पैसे लगाए भी सीख सकते हो। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोगों की ना नेचर को ऑब्जर्व किया कि लोग जब तक पैसे नहीं खर्च करते हैं वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि क्या नाम है, वो पैसे बना सकते हैं। जब उनके पैसे जाते हैं वो तभी रियलाइज़ करते हैं कि हम पैसे, हाँ हाँ हम अब अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अर्न नहीं कर पाते। तो ट्रेडिंग के अंदर आप बगैर पैसे खर्च किए भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मायने में अच्छा भाई, गोल्ड तो एसएमसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर करता भी है तो 2-3 मंथ बाद। अब गोल्ड में क्या देखकर इस तरह ट्रेड करे? यार आप गोल्ड को ना सिंपल पीओआई अपना मार्क किया करो। आपका जो पीओआई है वो आईसीटी के अकॉर्डिंग मार्क कर लो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, मिटिगेशन ब्लॉक, आईओएफ जो आपका ऑर्डर फ्लो है उसको मार्क कर लो। जब मार्केट उसमें आए ना तो कंफर्मेशन के तौर पे क्लाइमेक्स चूज़ कर लिया करो। क्लाइमेक्स की जो वीडियो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा अभी सर्वर में, वो मैंने वेबिनार जो किया था ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप सिंपली ना उसके अंदर जिस वक्त प्राइस आए तो एल के अंदर क्लाइमेक्स का वेट किया करो और क्लाइमेक्स को ट्रेड कर लिया करो, सिंपल। इससे ज़्यादा इजी चीज़ मैं आपको कोई नहीं बता सकता गोल्ड ट्रेड करने के लिए। इलिट वेव मैंने पीडीएफ के थ्रू देखी थी, क्योंकि मैं इसी वजह से आप सबको रेकमेंड यही करता हूँ कि इलिट वेव को कोई इतना ज़्यादा सीरियस ना लिया करे या उस पर फोकस ना किया करे, क्योंकि इलिट वेव बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसमें एक चीज़ के अंदर ना आपको मतलब 10,000 किस्म की और चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपके जहन में ना एक बबल क्रिएट कर देती है कि यार मैं इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के अंदर से किस चीज़ को फाइनलाइज करूँ। तो मैंने तो 2 चीज़ें फाइनलाइज की थी। अगर आप करने बैठेंगे तो मे बी आपको ज़्यादा टाइम लगे या आप जल्दी कर लें। तो जो मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी अपने सबसे पहले सेशन में, करेक्टिव वेव और कंटिन्यूटी वेव जो मोटिव वेव होती है। चार्ट पे दिखना था, यस वही। हाँ चार्ट पे ना जो आप मुझे कह रहे थे मेरे जो रूल्स वगैरह हैं चार्ट पे, वो मैं एंड पे लिख दूंगा। वैसे मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर किया था एक पोस्ट, मेरा ट्रेड प्लान का जौन सा था वो, हाँ वो मैंने शेयर किया हुआ है वो ट्रेड प्लान का। स्टेल्थ हाउ ओल्ड आर हाउ ओल्ड, हाँ हाउ ओल्ड आर यू, अच्छा मैं यार 18 ईयर्स का हूँ, इस साल 19 का हो जाऊँगा। व्हाट आर यू स्टडिंग करंटली? यार मैंने ना स्टैट्स पढ़ी थी, आईसीएस स्टैट्स मैंने की है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंसेज इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वो मैंने किया है, वो मेरा क्लियर कर लिया मैंने, तो अभी मैं गैप ईयर में हूँ। यार मीम ह्यूमर में कह रहा था वो 18 था, हाँ हाँ मैंने भी ह्यूमर में दी थी, कोई बात नहीं, ह्यूमर में ही बात चलती है। इलियट वेव कहाँ से मैप करें? इलियट वेव यार 1 आवर पे मैप किया करो, 1 आवर पे, और H4 पे बेस्ट 1 आवर है, लेकिन H4 को भी कंसिडर कर लिया करो, H4 भी अच्छा है। यस एग्जाम्पल वाईटी पे देखा था बट कॉम्प्लेक्स लगा। अच्छा देखो आपको ये 2 चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, और अगर आप पूरी इलियट वेव पढ़ोगे तो फिर आपको मैं क्या कहूँ किस तरह आप फंस जाओगे इस चीज़ों में। तो बेहतर यही है कि आप उन्हीं 2 चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लो, बाकी चीज़ों पे अपनी ग्रिप बना लो। भाई मैं इलिट वेव में मास्टर हूँ यार, ये तो अच्छी बात है, आप इलिट वेव में मास्टर हो, आप इसको और अच्छे लेवल के ऊपर सीखो, और साथ कॉन्फ्रेंस ऐड कर लो अपने 3 से 4 और। सर मैं एमएसएस में ही खुश हूँ,
एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेस्ट है यार, आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में खुश हो जाओ, वो भी बहुत है। 1 2 3 4 5 A B C। हाँ हाँ, यही दो चीज़ें हैं, करेक्टिव वेव और कंटिन्यूटी वेव, मोटिव वेव, जो सी है। न्यूयॉर्क में सिल्वर बुलेट। यार सिल्वर बुलेट बहुत ओवर हाइप स्ट्रेटेजी। आईसीटी कहता है कि आप इसको 90 डेज बैक टेस्ट कर लो, आप जॉबलेस हो जाओगे। तो जॉबलेस ही हो जाओगे, मैं तो यही कहूँगा कि आप सिल्वर बुलेट को के पीछे पैसे उड़ा उड़ा के जॉबलेस हो जाओगे। ईलेट वेव का आरपी पॉइंट कैसे पकड़ूं? यार ईलेट वेव में जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, आपको बेसिकली ईलेट वेव भी टॉप डाउन एनालिसिस के थ्रू ही पता लगेगा कि आपके एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कौन सा रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि यार डेली टाइम फ्रेम में हाँ ABC बनी है, तो अब 1 2 3 4 5 बनेगी। फिर आप 1 आवर पे उसको मैप करोगे, 4 आवर पे। तो इस तरीके से आप अपना एक पॉइंट निकालते हो। सबसे पहले तो आपकी जो आपको एक बेसिक नज़र आता है ना, उसके थ्रू ही आपको आइडिया होगा कि क्या नाम है, किस तरीके से आपका बनेगा। अब्दुलरहमान भाई अपनी ट्रेडिंग स्टोरी बता दें। यार मेरी ट्रेडिंग स्टोरी ना, मैं क्या बताऊँ। ट्रेडिंग मेरी बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2022 के अंदर। मुझे ऑलमोस्ट में था शायद, आई गेस सो, हाँ 14 साल का था। तो मैंने तब ट्रेडिंग को के बारे में सुना था। मैंने मोस्टली क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट लिया था उस टाइम में, क्योंकि आपको पता है जो क्वारंटाइन का टाइम था, उस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ना मैसिवली इंटरेस्ट ले रहे थे। तो सोशल मीडिया हाइप थी, मैंने भी उसके अंदर इंटरेस्ट लिया क्रिप्टो के अंदर। तो खैर क्रिप्टो के में करते 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 मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करना सीखा था। मैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या इस तरह की चीज़ें। सर ये एक मेरा क्वेश्चन था कि ये जब हम पीवाई जोन अपना मार करते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड हमारा, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक H1 का ही है उस लेग के अंदर, तो उस आईएफओ के अंदर किस ऑर्डर ब्लॉक को हम मतलब कंसिडर करेंगे? यार मैं यहाँ पर ना वो यूज़ करता हूँ फिबोनाची, जिससे मैं अपनी प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन की जो थ्योरी है ना, मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन के थ्रू मैं अपने पीओएस को रिफाइन कर लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा है एक लेग के अंदर 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जी जी तो मैं बिल्कुल वो ऐसे। पूरी लेग में फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। और अगर मैंने बाय करना है तो मैं डिस्काउंटेड एरिया के अंदर वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफर करूँगा, जहाँ पर मुझे लिक्विडिटी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें कोई एंट्री कंफर्मेशन मिल जाती है किसी भी बेस पे, हम्म CIST पे, VSA पे या फिर MMS या SBC आ जाता, तो उसको क्या हम वैलिड एंट्री कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे फिर? अच्छा देखो, अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है ना एलटीएफ के अंदर, प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रही है और आप अपनी टाइमिंग के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप ट्रेड ले लो, फिर नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है उस चीज़ को लेके कि यार अभी मार्केट में मल्टीपल पीओआईज हैं और अब मैं किसको कंसिडर करूँ, तो वहाँ पर आप अपना एक फ़िल्टर ऐड कर लिया करो, फिबोनाची जी जी। वाला। वो बेहतर रहेगा। अब्दुलरमान भाई बस ये बता दें, आपको क्या क्या झेलना पड़ा लर्निंग करते वक्त और ट्रेडिंग में जब स्ट्रगल कर रहे थे? इससे हम भी कुछ सीख लेंगे, मोटिवेशन मिलेगी हमें और हौसला मिलेगा। यार मैंने लर्निंग के दौरान ना बहुत बातें झेली हैं अपने मोस्टली घर वालों से, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं ना स्टार्टिंग के अंदर मेरा ये हिसाब था कि मैं सुबह उठता था, लैपटॉप लेता था, बेड के ऊपर लैपटॉप कोने पे होता था, मैं लेटा होता था और लाइक 20 ऑलमोस्ट 24 आवर्स मैं चार्ट के ऊपर लगा रहता था। बस मैं चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे मेंटली भी अफेक्ट किया था काफ़ी ज़्यादा, और मेरी ट्रेडिंग पे भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लिंगर किया था मेरी ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैंने अपना जो टर्निंग पॉइंट है वो अगर मैंने अपना टर्निंग पॉइंट लास्ट ईयर पाया, तो अगर मैं इस चीज़ को इरेडिकेट कर देता अपनी जर्नी से, तो मेरा टर्निंग पॉइंट पिछले से पिछले साल आ जाता। ठीक है। तो मैं हर किसी को यही रेकमेंड करता हूँ कि अपने जो ट्रेडिंग की मैपिंग है ना, जितनी भी है, अपने चार्ट्स को मैप करना हो, पीओआई निकालने हो, तो वो वीकेंड्स पे किया करो। वीकेंड्स के ऊपर ना अपने चार्ट को सारा मैप कर लिया करो, ईच एंड एवरीथिंग। और अपने फिर देन वीकली जितना भी होता है ना, 10 to 30 मिनट्स मोस्टली इनफ होते हैं। इतने में आप चार्ट देखा करो, अपने पीओआई में आए, कंफर्मेशन मिले और डायरेक्टली फिर ट्रेड एंटर कर लिया करो। क्योंकि इन दी एंड हमने ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, हमने ट्रेडिंग के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जी बेसिकली बात यह है सर कि अगर हम स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं एसएनसी के, ठीक है सर,
तो उसमें हम जैसे डेली बायस है ना कैंडल टू कैंडल वाला डेली का, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से ना। अगर हम सिंपल एसएमसी का स्ट्रक्चर ले लें और साथ में आप जो ओपनिंग के होते हैं ना सर बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई टू पीओआई चलती है मार्केट, ठीक है सर, तो उसको हम ले लें एज अ बायस ले लें। तो सर स्ट्रक्चर जो है अगर हम 1 आवर का ले लें सर, तो वो तो इतना मतलब डिले हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ही डिले हो जाएगा सर। कि मार्केट अगर स्पेसिफिक डे में सेल भी आ रही होगी ना, तो वो समझ लें 1 आवर के भी डिस्काउंट जोन में पहुँचने की करेगी। तो सर मतलब कि मिनिमम कौन से टाइम फ्रेम तक हम जा सकते हैं और स्पेसिफिक डे की हम स्ट्रक्चर को लेके चल सकते हैं मतलब? यार अगर आपको स्ट्रक्चर में क्लैरिटी चाहिए ना, तो स्ट्रक्चर के लिए आप मिनिमम 15 मिनट तक जा सकते हैं, ठीक है। आप 15 मिनट भी यूज़ कर लो, इनफ है। ये ब्यूटीफुल चीज़ है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप जितना स्ट्रक्चर को डीप लेके जाओगे ना, आपको मार्केट में उतनी क्लैरिटी मिलेगी। तो क्या नाम है, स्ट्रक्चर मैपिंग यार आप 15 मिनट तक कर लो, वो गुड इनफ होती है आपके बायस को रिप्लेस करने के लिए। मेरे ठीक पास है और लेट जी 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 आप बताएं, जैसे अभी आजकल जैसे गोल्ड जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में भी रेंज है, तो आप जब समझ लें किस भी दिन जब गोल्ड रेंज रहता है तब आप 15 मिनट का सहारा लेती हैं मतलब ट्रेड करने यार मैं ना करंट सिनेरियो के अंदर अगर आप मुझसे पूछो तो मैं स्ट्रक्चर को आजकल इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मोस्टली ना रेंजिंग कंडीशन में है। अभी ये तो रिसेंट हुआ है कि मार्केट अगेन ड्रॉप की है, उसने वो सारा जो प्रीवियस हिस्टोरिक ड्रॉप था उसको स्वीप किया है, एंड देन उसने नीचे प्रोसीड किया। वरना मैं स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहा था क्योंकि मार्केट बहुत रेंज कर रही थी, तो मैं अपने ज़्यादातर ना पी ओ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो क्या नाम है, करंटली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं स्ट्रक्चर इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अब अगेन क्योंकि वीकेंड आ गया और कल संडे मैं दोबारा अपनी सारी ओवरऑल चीज़ों को मैप आउट करूँगा, तो मैं उसमें स्ट्रक्चर को अगेन कंसिडर करूँगा, ठीक है। हाँ सर, बेसिकली ये बात बहुत जरूरी थी अभी जो आपने बताई है। तो अगर ऑल द टाइम अगर हम स्ट्रक्चर ही देखते रहे ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि रेंजिंग मार्केट में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो आप फिर सिंपली कहीं पे इंड्यूसमेंट मार्क करके मेजर उसी के ऊपर जो पीवाई होता है वहाँ से आप सेल करते हो, बाय करते हो रेंजिंग मार्केट में। हाँ तो मैंने मतलब तभी इतना लेके चलिए। तभी मैंने उसी सिनेरियो में आप लोग को बताया है कि आप ना पीओआई के ऊपर भी रिलाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप कम्प्लीटली स्ट्रक्चर पे रिलाई करो। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता मार्केट को कभी कभी, क्योंकि मार्केट रेंज कर रही होती है और एक ही स्पेसिफिक एरिया में रेंज करती है, तो उस सिनेरियो में आप अपने पीओआईज को यूज़ कर ले करो मार्केट डायरेक्शन के लिए और अपनी ट्रेड्स को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आईसीटी एंड एसएमसी मैपिंग में डिफरेंस, आईसीटी मैपिंग में डिफरेंस क्या है? अच्छा, आईसीटी में तो पीओआई टू पीओआई मैप होता है, राइट, एलटीएच टू आईटीएच। अच्छा, जो उनकी एलटीएच टू आईटीएच होता है ना, या यार उनकी जो वो होती है एसएसएल टू बीएसएल वाली मूवमेंट हो गई, या उनकी मतलब एफईजी टू डीओएल हो गई, ठीक है। एक मिनट, या जो उनकी एफ जी टू डी ओ एल वाली मूवमेंट होती है, ये सारी इसी तरह है जैसे एस एम सी के अंदर आई सी टी कह रहा हूँ, सॉरी, इंड्यूसमेंट टू ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह की चीज़ें हैं, बस सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है कि उसने उसकी जगह बी एस एल लगा दी है और हमने इंड्यूसमेंट लगा दी है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप कह लो ना चीज़ों को अलाइन करने में डिफरेंस है। मैं एस एम सी को ज़्यादा रेट करता हूँ आई सी टी से, तो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर में देखें तो मैं एसएमसी को बहुत हाई रेट करता हूँ। तो यही डिफरेंस है उसके अंदर। यार मुझे आप ये बताएं। सर जी जी सर ये मल्टी टाइम कॉन्फ्रेंसेस को किस तरह हम आपस में लाइन करेंगे? जिस तरह भी ये गोल्ड का करंट सिनेरियो है, अगर हम फ्राइडे से पहले देखें तो हमारा M15 बेरिश था, H1 इससे पहले काफी टाइम पहले उसका हायर लो ब्रेक कर चुका था। तो अभी तो चले इसने H4 भी एक दफा ब्रेक कर लिया, तो इस मतलब ये है कि M15 H1 और H4 को कैसे आपस में अलाइन करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि एसएमसी रूल को तो देखे, एक दफा ब्रेक किया फिर एक नया आरपी बनेगा, फिर मार्केट को उसको ब्रेक का स्ट्रक्चर करे या हायर लोअर हाई या लोअर हाई जो भी बनाएगा, तो उसके बाद हम मतलब कंफर्मेशन मिलेगी। तो इसको किस तरह फिर ट्रेड करेंगे? इसको हम टॉप डाउन क्योंकि एनालिसिस के, एसएमसी तो हमें कम से कम 10 15 15 दिनों के बाद जाके कंफर्मेशन देगी। यार जिस ये तरह ना, भी आप ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के दरमियान में, ये दरमियान में कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों में ना एक ये कन्फ्यूजन है
कि एसएमसी जी हमें 10 से 15 दिन बाद जाके पीओआई देती है, 10 से 15 दिन बाद जाके कंफर्मेशन देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी जी कम्प्लीटली पीओआई सिलेक्शन पे है। अब अगर आप देखो ना, अगर आप डेली के ऊपर पीओआई मार्क कर रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट 10 दिनों बाद ही मिलेगा। अगर सिमिलर पीओआई आपने 15 मिनट्स पे मार्क किया हुआ है तो आपको उसका 30 टू 45 मिनट्स के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी टाइम फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर बात होती है, ठीक है। जी ठीक है सर। अब्दुलमान भाई ये बताना, 5K वाला अकाउंट किस तरह लेकर चले पास करने के बाद। अच्छा, आप ये ना कहा करो पास करने के बाद, पहले ये सोचा करो कि पास कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली यही कहते हैं कि पास हो जाएगा फिर क्या करना है, और पास होता ही नहीं है सबसे। तो हमेशा ये क्वेश्चन किया करो कि पास कर कैसे करना है, एंड देन उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो यार पास करने के लिए ना 1% रिस्क करो और 2% टारगेट रखो, क्योंकि करंटली जो मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल हुई है, और इसमें 3% एम करना या 4% एम करना मुश्किल है। तो 1% टारगेट करो, सॉरी 1% रिस्क करो, 2% टारगेट करो, और डेली एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर ट्रेड करो, आपका फंडेड अकाउंट इजीली पास हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 3 हफ्ते लगातार ये चीज़ करोगे ना, तो या तो आप मतलब अपने अकाउंट को पास कर चुके होगे, या आप प्रॉफिट में होगे, या आप स्लाइड ड्रॉ डाउन के अंदर होगे। फिर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके एज के ऊपर कि आपने किस चीज़ को अपना एक पर्सनल एज बनाया था, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन वो भी पूछ ले एक दफ़ा, ताकि फिर हम इस वेबिनार को एंड करें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड पूछ ले। अच्छा हाँ, सॉरी, आपका लास्ट पार्ट में बताना भूल गया कि अकाउंट पास करने के बाद अपना जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर लिया करें। जैसे कि 1% रिस्क कर रहे हैं तो 0.5% कर लिया करें, और टारगेट किया करें कि 2 to 3% आप आफ्टर 2 to 3% आप पे आउट रिक्वेस्ट कर लिया करें, क्योंकि इन दी एंड मेन चीज़ यही होती है कि आपने अपने पैसे वापस लेने हैं फर्म से किसी तरीके से। और मोस्टली आजकल जितनी भी फर्म्स आ रही हैं ना, स्पेशली एक फर्म बहुत लाइमलाइट में है, वो है गोल्ड फंडेड ट्रेडर्स। और मैंने भी पर्सनली उनका अकाउंट बाय किया हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको पास करके आप सबको उसके बारे में बताऊँ कि वो कैसी फ़र्म है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी फ़र्म को लेकर, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एड्स भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने उसको रेकमेंड किया है। तो ट्राई करके बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई चीज़ बगैर ट्राई किए रेकमेंड नहीं करता। मैंने फंडिंग पिप्स ट्राई की हुई है, मैंने एफ ट्राई की है, और मैंने फाइफर्स ट्राई की हुई है। तो ये तीनों फर्म जितनी भी हैं ये टॉप नॉच हैं, और स्पेशली इनमें से सबसे अच्छी फर्म जो सी है वो फाइफर्स है। फाइफर्स का स्प्रेड भी सबसे अच्छा है। फाइफर्स की जो फ़ीस है वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर है, लेकिन वो ओवरऑल उनकी सर्विस जो सी है वो इतनी अच्छी है कि मतलब $10 से $15 एक्स्ट्रा देते हुए भी बंदे को पता होता है कि यार सेफ साइड पर पैसे दे रहा हूँ मैं। यार माइंडसेट का ओवरव्यू दे दें एक बार। अच्छा, माइंडसेट का ओवरव्यू मैं स्टार्ट वाला आपको दे देता हूँ। मैंने स्टार्ट में यही चीज़ें बताई थी कि आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो आपकी इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर कितनी जल्दी रेवोल्यूशन लाना चाहते हो। अगर तो आप इस चीज़ को लेके सीरियस हो, आप ट्रेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आप लिटरली 1 साल के अंदर भी अपने अंदर रिजल्ट्स देख सकते हैं। आपको 1 साल के अंदर रिजल्ट्स मिल जाएंगे अगर आप इसको सीरियसली परस्यू करते हो। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो इस चीज़ को लेके और आप लिंगर करते जाओगे, लिंगर करने से मुराद ये है कि आप लर्निंग लूप में फंस जाओगे, जो मैंने प्रीवियस साइकोलॉजी वाले वेबिनार में डिस्कस किया था कि लर्निंग लूप के अंदर मोस्टली लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो लर्निंग लूप में फंस जाओगे तो फिर तो आप 10 साल ट्रेड करते रहो, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। सर बहुत लोग AMD ट्रेड करते हैं, उस पर एक वेबिनार रखें। अच्छा, इस वेबिनार के बाद ना मैं कमिंग वेबिनार का पोल लूँगा, उसमें AMD और 2 से 3 टॉपिक्स और हैं, उसको भी मैं उसमें ऐड कर लूँगा, तो आप वो यूज़ कर लेना। फिक्स ड्रॉ डाउन देख कर लेना है। उजमान भाई आपका क्लाइमेक्स पर वेबिनार है? जी मेरा क्लाइमेक्स पर वेबिनार है, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा। आप मुझे सर्वर के अंदर टैग करना, मैं वहाँ पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। हाँ जी, यूट्यूब पर ही है। बाकी किसी को यार अगर कोई फर्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे DM कर दिया करे, ये सर्वर पे टिकट ओपन कर लिया करे। स्टैटिक वेबिनार वाले होते हैं, फाइफर्स इज टॉप नॉच, लाइफ लॉन्ग एंड अकाउंट कैन बी यूज। यस एग्जैक्टली, फाइफर्स इज रियली अ गुड फर्म, और आप उनके अकाउंट्स को लॉन्ग रन में लेके चल सकते हैं। अभी करंटली
जो फंड FTM है ना मेरी इन 3 फर्म्स में से, वो मतलब उस पर है, वेंटिलेटर पे है, क्योंकि FTMO काफ़ी ज़्यादा पे आउट्स को रिजेक्ट कर रही है और वो स्टबन मिस्टेक्स कर रही है अपने मॉडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मैं FTMO वैसे भी इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो बहुत महंगी है। तो बहुत महंगी फर्म के ऊपर वैसे ही आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है कि यार इतना इतना महंगा मैंने अकाउंट लिया है, तो अब ये उड़ गया तो मैं क्या करूँगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप मतलब लाइटर फर्म्स की ओर ट्राई कर लिया करो, जैसे फंडिंग पिप्स है। फाइफर्स थोड़ी सी मतलब मीडियम लेवल पे है, महंगी है लेकिन मीडियम लेवल पर रहकर महंगी है। तो आप फंडिंग पिप्स देख लो, वो सस्ती है, उसके ऊपर नहीं आपको इतना इशू होगा। बाकी चले, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। होपफुली अगेन कमिंग वीक के अंदर हम एक वेबिनार करेंगे, उसके अंदर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे और विद चार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी साइकोलॉजी वाले वेबिनार्स करूँगा या Q&A वाले वेबिनार्स करूँगा तो उसके अंदर जो चार्ट इंट्रैक्शन है वो मिनिमल होगा। ठीक है, एक्सीलेंट, गॉड बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाकी आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको एंड करता हूँ। होपफुली आप सबको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और काफ़ी न्यू चीज़ें भी देखने को मिली होंगी जो आई गेस तो आपने पहले नहीं देखी होंगी। आपका अंदाज़ा गुफ्तगू रेडियो रेडियो पाक वाला है यार, मैं क्या कहूँ इस चीज़ के ऊपर। मैंने खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट रेडियो, पाकिस्तान रेडियो नहीं सुना, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो होपफुली अच्छा होगा। वेरी इन्फॉर्मेटिव वेबिनार, थैंक यू सर जी, वेलकम, वेरी एनर्जेटिक वेबिनार, वेलकम। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दे। नेक्स्ट टाइम लाइव कैमरा ना, लाइव कैमरा नहीं ऑन होगा।